नमस्कार मित्रों, आज़ाद क्लासेस बस्ती के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है। संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है। जो इसे स्वीकार करता है वो आगे बढ़ता है। ठीक है, वो अपने मार्ग पर बहुत ही आगे तक जाता है, इतने आगे तक कि उसकी मंजिल को वो अपने मंजिल को ही पीछे छोड़ देता है और मंजिल से भी आगे निकल जाता है। अर्थात तो वो एक ऐसी अमिट राह बनाने के ओर अग्रसर हो जाता है कि जो सदियों सदियों के लिए मिसाल बन जाती है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। साइंस में हम लोग पढ़ रहे थे रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक अपक्रिया को संतुलित कैसे किए, कैसे करें, ये चीज़ हमने पढ़ लिया था। रासायनिक अपक्रिया होती क्या है ये भी मैं आप लोगों को पहले क्लास में ही चर्चा कर चुका हूँ। रासायनिक अपक्रिया जैसे कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए कोई भी दो पदार्थ, कोई भी दो तत्व आपस में अपक्रिया करते हैं और एक संतुलित मात्रा में मिलकर अपक्रिया करते हैं और अपक्रिया करके एक उत्पाद बना लेते हैं। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल के रूप में बताया था कि सोडियम और क्लोरीन आपस में अपक्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। सोडियम की क्वालिटी कुछ और है और क्लोरीन की क्वालिटी कुछ और है, लेकिन अगर दोनों मिल जाते हैं तो इसकी क्वालिटी क्या हो जाती है, कुछ और हो जाती है। सोडियम ज्वलनशील, मतलब क्या होगा कि सोडियम जल के संपर्क में आने पर ये जलने लगता है और क्लोरीन की गंध तीखी होती है, लेकिन दोनों को मिलाकर क्या बन जाता है, नमक बन जाता है। और नमक की क्वालिटी कुछ और होती है। मान लो कि अगर आपके पास सोडियम हो और आपके पास क्लोरीन हो, सोडियम हो और क्लोरीन हो, मान लीजिए आपके पास, आप सोचो कि कोनो बात नहीं, सब्जी में एक बार सोडियम डाल देते हैं, एक बार क्लोरीन डाल देते हैं। ठीक है, दोनों आपस में मिल जाएंगे, सब्जी में मिल जाएंगे और नमक हो जाएगा। तो जब सोडियम डालोगे तो सब्जी बाहर आ जाएगी और क्लोरीन डालोगे तो सब्जी की महक क्या होगी, पूरे गाँव में फैल जाएगी। आप देखिए, अर्थात मेरा कहने का मतलब ये है, कोई दो तत्व या यौगिक या पदार्थ आपस में मिलकर अपक्रिया करें और ये अपनी मूल क्वालिटी को, अपने मूल गुणवत्ता को भूलकर किसी और गुण की ओर अग्रसर हो जाए तो ये क्या हो जाती है, रासायनिक अपक्रिया हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम हाइड्रोजन को लें और ऑक्सीजन को लें, दोनों क्या हैं, ये भी गैस है और ये भी क्या है, गैस है। दोनों गैस है, दोनों क्या है, गैस है। दोनों गैस हैं, लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं। लेकिन क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं, अर्थात डाईहाइड्रोजन ऑक्साइड, अर्थात जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। अब ये किस फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, ऐसे ही बहुत से, जैसे मान लीजिए कि कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन कैसा होता है, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, अर्थात ठोस अवस्था में पाया जाता है। और उसके बाद फिर ऑक्सीजन कैसे पाया जाता है, आपका गैसीय स्टेट में पाया जाता है, गैसीय अवस्था में पाया जाता है। दोनों वो जब मिल जाते हैं तो क्या बना लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसकी अवस्था कैसी होती है, गैसीय स्टेट में। ये क्या होता है, गैस होता है। ये क्या होता है, गैस होता है। इसी तरीके से कार्बन की क्वालिटी अलग है, कोयला है ये, और ये ऑक्सीजन की क्वालिटी अलग है, लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ऐसे हाइड्रोजन अलगे घूम रहा है, ऑक्सीजन अलगे छटपटा रहा है, कुछ होगा नहीं होगा, लेकिन अगर दोनों मिल जाते हैं तो क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे। ठीक है, और जल ही जीवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीवन। किसी ने कहा हाइड्रोजन जीवन है, किसी ने कहा ऑक्सीजन जीवन है। ऑक्सीजन कहते हैं कि अति आवश्यक है। ऑक्सीजन को कहा जाता है कि हमारे लिए अति आवश्यक है, लेकिन कभी कहा गया ऑक्सीजन जीवन है, नहीं कहा गया। कहा जाता है कि जल ही जीवन है। अब हाइड्रोजन अलगे घूम रहा है, ऑक्सीजन अलगे घूम रहा है, तो क्या जीवन है, नहीं, लेकिन दोनों मिल गए तो क्या बन गए, जीवन बन गए। तो मतलब इसी प्रकार से होती है रासायनिक अपक्रिया। कोई दो तत्व अलग अलग घूम रहे हो, वो आपस में मिल जाए और अपने गुण को भूलकर किसी दूसरे गुण के रूप में ये क्या हो जाए, बदल जाए, या फिर परिवर्तित कर दें, या कोई और भी कोई अतिरिक्त गुण प्रदर्शित करने लगे तो क्या हो जाती है, रासायनिक अपक्रिया हो जाती है। इसी तरीके से हम लोग रासायनिक अपक्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि रासायनिक अपक्रिया होती कैसे है, होती क्या है। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, कितने प्रकार की होती हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अर्थात क्या पढ़ेंगे हम लोग, रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के, रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। अर्थात रासायनिक अपक्रिया होते किस प्रकार की हैं, होते किस, देखो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है आपको, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं जानना है, सीधा सा ये जानना है कि रासायनिक अपक्रिया के प्रकार में, जैसे मान लीजिए कोई दो तत्व या जैसे मान लीजिए कि आपने पढ़ा होगा रासायनिक अपक्रिया में एक तीर होता है। तीर के पहले कोई दो जने मिल जाते हैं और दोनों जने मिलकर कुछ बना लेते हैं। कुछ क्या करते हैं, बना लेते हैं। कुछ क्या करते हैं, बना लेते हैं। चाहे एक ठू बना ले, चाहे दो ठू। मान लीजिए कि दो लोग आपस में मिल गए और दो ठू बना लिए, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए कि कोई अकेला है और इसको
थोड़ा गर्म कर दें, थोड़ा ठंडा कर दें, कुछ भी इसके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो ये द्विठु हो जाएंगे। मतलब इस तरीके से हो सकता है। अर्थात तीर के पहले के जो मटेरियल होंगे, तीर के पहले के जो मटेरियल होंगे, इनको कहा जाएगा, इनको संयुक्त रूप से क्या कहा जाएगा, अभिकर्मक। इन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग, अभिकर्मक। चाहे इन्हीं को आप लोग अभिकर्मक कहो, चाहे इसी को अभिकारक कहो, चाहे इसी को क्या कहो, अभिकारक कहो। और इधर के जो मटेरियल आपको मिलते हैं एरो के बाद वाले, इन्हीं को हम उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं, उत्पाद। अर्थात प्रोडक्ट जो हमको लास्ट में मिलता है किसी कार्य के फलस्वरूप या किसी अभिक्रिया के फलस्वरूप, जो हमको मिलता है वो क्या हो जाता है, उत्पाद हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रोडक्ट। अब ये जो उत्पाद होते हैं या जो अभिकारक होते हैं, ठीक है, ये 2-3-4 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। कैसी कैसी अवस्थाएं पाई जाती हैं, ठीक है, और इनको दिखाते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए कि चाहे वो अभिकर्मक हो, चाहे वो क्या हो, अभिकर्मक, चाहे वो अभिकर्मक हो और चाहे वो क्या हो, उत्पाद हो। चाहे वो अभिकर्मक हो, चाहे वो उत्पाद हो, या तो पाया जाएगा आपका सॉलिड अर्थात ठोस अवस्था में, ठीक है, या तो आपका पाया जाएगा गैस, ठीक है, अर्थात ये गैसियस स्टेट में अर्थात गैसीय अवस्था में, या तो पाया जाएगा आपका लिक्विड अर्थात द्रव अवस्था में, ठीक है। और एक होता है एक्वेरियम के फॉर्म का पाया जाता है, जैसे AQ लिखा जाता है। क्या लिखते हैं, एक्वेरियम। ये द्रव ही होता है एक प्रकार का, एक प्रकार का ये क्या होता है, द्रव ही होता है। लेकिन कैसा होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर जल ले लें, एक द्रव है, जल क्या है, एक द्रव है, और ठोस ले लें, और क्या ले लें, ठोस ले लें। जल और ठोस दोनों ले लें, जल और ठोस आपस में मिला दें। अब अगर हम बात करें आइसक्रीम की, अगर हम बात करें आइसक्रीम की, अगर हम आइसक्रीम की बात करें तो क्या ये बिल्कुल ठोस है, नहीं। क्या ये बिल्कुल द्रव अवस्था में है, जल अवस्था में, नहीं है। अर्थात ये किस फॉर्म में पाया जाएगा, इसको एक्वेरियम के फॉर्म में पाया जाएगा। कैसे पाया जाएगा, एक्वेरियम के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए चूना जो होता है, ठीक है, चूना, तो चूना क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कैल्शियम ऑक्साइड एक होता है बिना बुझा चूना, और उसके बाद फिर जल। अगर दोनों को हम मिला देते हैं, अगर दोनों को मिला देते हैं तो ये बुझा हुआ चूना बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, बुझा हुआ चूना बना लेते हैं। अब ये जो बुझा हुआ चूना होता है ये एक्वेरियम के फॉर्म का होता है। कैसे फॉर्म में होता है, एक्वेरियम के फॉर्म में। चूना बिल्कुल सूखा है, आपके घरों में हो, आपके घर परिवार में आसपास देखते हो आप लोग। और चूना जैसे मान लीजिए कि आपका मान लीजिए कि ठोस अवस्था में सफ़ेद सफ़ेद है, पाउडर जैसा उड़ रहा है, ठीक है, उसमें जल मिला देते हैं, ठीक है, तो अभी भी चूना ही है, लेकिन किस फॉर्म में हो गया, वो एक्वेरियम के फॉर्म में हो गया। तो इस तरीके से इनको दिखाया जाता है। जैसे कहीं कोई यौगिक लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है H2SO4, क्या लिखा है, H2SO4, और आगे लिखा है यस, आगे लिखा है यस, तो ये किस अवस्था में हो गया, सॉलिड स्टेट में हो गया, अर्थात ये ठोस अवस्था में हो गया। अगर लिखा हुआ है यल, अगर लिखा हुआ यल, अर्थात ये लिक्विड फॉर्म में हो गया, अर्थात ये किस अवस्था में पाया जाएगा, द्रव अवस्था में पाया जाएगा। तो इस तरीके से इसके भौतिक स्वरूप को हम लोग दिखाते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे देखेंगे। तो रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार में सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे संयोजन अपक्रिया। सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, संयोजन अपक्रिया। क्या होता है, संयोजन, ठीक है। अब संयोजन अपक्रिया देखो होता क्या है, संयोजन, संयोग का मतलब क्या होता है, संयोग का मतलब जोड़ना, अर्थात कोई दो जने हो भिड़ जाएं, अकेले हो जाएं, ठीक है, अर्थात ये क्या हो जाएगा, संयोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये संयोजन। संयोजन में होता क्या है, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक अभिकर्मक एकल उत्पाद बनाते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं, तो ये क्या हो जाता है, संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया में होता क्या है, जब दो या दो से अधिक अभिकर्मक, जब दो या दो से अधिक अभिकर्मक आपस में मिलकर क्या बनाए, एकल उत्पाद बना ले। क्या बना ले, एकल उत्पाद, अर्थात कोई एक ही उत्पाद बना ले, कोई एक ही उत्पाद बना ले, तो ऐसे अपक्रिया क्या होती है, संयोजन अपक्रिया। प्रायः एक चीज ध्यान रखिए, संयोजन अपक्रियाएं, संयोजन अभिक्रियाएं प्रायः संयोजन अपक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं होती हैं। कौन सी होती हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है।
अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ऊष्माक्षेपी क्या है, वो भी समझते हैं। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, संयोजन अपक्रिया का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक अभिकर्मक मिल जाए। अभिकर्मक का मतलब क्या, तीर से पहले का मामला जो भी है, दो हो चाहे दो से अधिक हो, जब ये मिलकर कोई एक ही उत्पाद बना ले, जब कोई एक ही उत्पाद बना ले तो इस प्रकार की अपक्रिया क्या कहलाएगी, संयोजन अपक्रिया कहलाएगी। अर्थात चाहे उसको योगात्मक अपक्रिया भी कह सकते हैं, इसको संयोजन अपक्रिया भी कह सकते हैं, ठीक है। अब अगर इसके एग्जाम्पल के रूप में इसका अगर हम एग्जाम्पल लें, संयोजन अपक्रिया का अगर हम एग्जाम्पल लें तो जैसे मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस में आपका जल, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में जल, ये CaO जो है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है, ये क्या है, बिना बुझा चूना है। ये क्या है, बिना बुझा चूना है, ठीक है। और उसके बाद फिर ये क्या है, जल है। अब ये जो जब दोनों आपस में अपक्रिया करते हैं तो क्या बना लेते हैं भाई, चूना में जल मिला दोगे क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या हो जाएगा, होल ट्वाइस। क्या बन जाएगा, कैल्शियम। देखिए यहाँ से कैल्शियम था, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, कितने ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितने हैं, दो हाइड्रोजन है, दोनों का क्या कर दिया, होल ट्वाइस कर दिया, ठीक है। क्या बना लिए, इसी को अगर रासायनिक रूप से कहें तो ये एक अगर नाम वैसे कहें, सार्वजनिक नाम कहें तो इसी को कहते हैं बुझा हुआ चूना, इसी को क्या कहते हैं, बुझा चूना। और इसी को कहते हैं क्या, इसी को कह देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है। अब ये कैसे फॉर्म में पाया जाएगा, ये एक्वेरियम के फॉर्म में पाया जाएगा। जल कैसा होगा आपको, लिक्विड फॉर्म में। ये कैसा होता है, ये ठोस के कण होते हैं, सॉलिड स्टेट में पाए जाएंगे, ठीक है। यहाँ जो जल होगा ये आपको लिक्विड फॉर्म में पाया जाएगा। ये किस फॉर्म में पाया जाएगा, एक्वेरियम के फॉर्म में। एक्वेरियम का मतलब क्या होता है, ना तो वो ठोस ही हो और ना तो द्रव ही हो, दोनों का मिश्रण हो, ठीक है, एक्वेरियम फॉर्म हो जाता है। अब यहाँ देखिए दो अभिकारबक मिले और उत्पाद कितना बनाए, एक ही, और इसके साथ साथ कुछ ऊष्मा भी देते हैं। इसके साथ साथ क्या, कुछ ऊष्मा या ऊर्जा मुक्त करते हैं। देखो जैसे मान लो कि आपके पास चूना है, ढेर सारा चूना है, जब उसमें पानी हम डालते हैं, जब उसमें हम पानी डालते हैं तो देखते होंगे आप बजबजाहट होता है उसमें, है ना, होता है कि नहीं होता है, उसमें बुलबुले इतने ज़्यादा निकलते हैं जैसे चावल पक रहा हो, ऐसा होता है ना, ठीक है। तो ऐसी अवस्था क्या होती है, जब ऊष्मा हो, जब उसमें क्या हो, ऊष्मा हो, अर्थात जब हम बिना बुझे हुए चूने में जल को मिलाते हैं तो ये बुझा हुआ चूना हो जाता है। क्या हो जाता है, बुझा हुआ चूना बन जाता है। और दूसरी चीज़ क्या मुक्त करता है, ऊष्मा मुक्त करता है। और अभिक्रियाओं का यही जो गुण होता है, यही को ऊष्मा छेपी, ऊष्मा और छेपी का मतलब होता है निकालना, छेपी का मतलब छेपड़ करना या निकालना होता है, ठीक है। तो संयोजन अपक्रियाएं प्रायः क्या करती हैं कि जब ये अपक्रिया करती हैं, दो या दो से अधिक अभिकारक जब मिल जाते हैं, आपस में अपक्रिया करते हैं, तो ये क्या एकल उत्पाद बनाते हैं, केवल एक ही उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाते हैं, इसी को संयोजन अपक्रिया। संयोजन का मतलब होता है दोनों मिलकर जुड़ गए, एक हो गए, ठीक है। अर्थात यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन दोनों अलग अलग थे, लेकिन जब दोनों मिल गए तो क्या बन गए, बुझा हुआ चूना मिल गया, एक हो गए। और इसके साथ साथ कुछ ऊष्मा निकल रही है, कुछ ऊर्जा निकल रही है। जो ये ऊर्जा निकल रही है, इसी ऊर्जा निकलने के कारण ही इसी को क्या कहा जाता है, हम लोग इसी को हम लोग संयोजन अपक्रिया तो कहेंगे ही, क्योंकि ये जुड़ रहे हैं। उसके साथ साथ हम ऊष्मा छेपी भी कहेंगे, क्योंकि ये ऊष्मा दे रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, बाद में ऊष्मा मुक्त कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कार्बन, ठीक है, और उसके बाद फिर क्या हो गया, ऑक्सीजन। कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन स्वयं तो नहीं जलता है, लेकिन जलने में, कहते नहीं कि ऑक्सीजन जलता है, ऑक्सीजन नहीं जलता है, ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है, जलाता है, जलता नहीं है, ठीक है। तो कार्बन कैसी अवस्था में पाया जाएगा, ठोस अवस्था में पाया जाएगा। ऑक्सीजन कैसी अवस्था में पाया जाएगा, आपको गैसियस स्टेट में पाया जाएगा। दोनों मिल जाते हैं, क्या हो जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ अभिकर्मक कितने थे, दो, और उत्पाद कितना है, एक। अभिकर्मक कितने थे आपके पास, दो, और उत्पाद कितना है आपके पास, एक है। अर्थात दो हो चाहे दो से अधिक अभिकर्मक हो, मिल जाए और क्या बना लें, उत्पाद बना लें, तो ऐसी अपक्रिया क्या कहलाती है, संयोजन अपक्रिया। आपके शरीर में भी एक प्रकार की संयोजन अपक्रिया पाई जाती है, जिसके वजह से ऊष्मा का छेपड़ होता है, अर्थात ऊष्मा छेपी अपक्रिया होती है आपके शरीर में भी। अर्थात शरीर में यह अपक्रिया होने के बाद क्या होती है, आपको ऊष्मा प्राप्त होती है। कौन सी अपक्रिया होती है, देखिए आपके शरीर में आप कोई चीज़ कुछ मीठा खाते हो, जैसे मान लो आलू वगैरह खाए, जैसे लोग व्रत नहीं रहते हैं, भूखे रहते हैं, और जौने दिन भूखा रही हंडा भर आलू सवेरे चढ़ जाता है। आलू में मालूम है क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। स्टार्च जब आप लोग खाते हो और जब आपके लार के साथ मिलता है, जब आपके लार के साथ मिलता है, तो वो क्या करता है कि वो टूट जाता है। किस में टूटता है, ग्लूकोज में टूट जाता है और फ्रक्टोज में टूट जाता है, ठीक है।
ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ये मीठा होता है। कैसा होता है? मीठा। कब वो बासी रोटी खाए हो, बासी रोटी जब खाओ सुबह सुबह, तो उसको जब काफ़ी देर तक जब उसको क्या नाम है मुंह में रखे रहो, तो लार्वा के साथ जब वो मिलता है तो बहुत ही मीठा हो जाता है। और मीठा हो जाने के कारण से वो मतलब मीठा होता है। क्यों मीठा होता है? ठीक है, क्योंकि उसमें स्टार्च पाया जाता है। ठीक है, गेहूँ हो, ठीक है, या फिर मतलब आलू हो, तो उसमें स्टार्च पाया जाता है। तो जब हम लोग खाते हैं तो लार्वा के साथ मिलने के कारण से वो मीठा हो जाता है। क्या होता है? मीठा हो जाता, मीठा नहीं हो जाता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है। इस वजह से हमको क्या लगता है? मीठा। ग्लूकोज का स्वाद मीठा होता है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है। ठीक है, तो हमारे पास होता क्या है कि हमारे शरीर में जैसे मान लीजिए कि कौन सी अपक्रिया होती है, जैसे मान लीजिए कि ग्लूकोज वगैरह पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? ग्लूकोज वगैरह पाया जाता है। तो ग्लूकोज पाने की वजह से देखिए, ग्लूकोज होता है हमारे शरीर में, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड पाते हैं या फिर मतलब कुछ भी पाए जाते हैं, या फिर मतलब हमारे शरीर में जो कुछ भी पाया जाता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या करता है? अपक्रिया करता है हमारे अंदर उपस्थित तत्वों से। क्या करता है? अपक्रिया करता है। और अपक्रिया करने के बाद क्या होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य चीज़ों में क्या नाम है टूट जाता है। तो ये ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है। इसके कारण से हमको ऊष्मा मिलती है, अर्थात ऊर्जा मिलती है, और ये ऊर्जा हमारे शरीर में एटीपी के रूप में व्यवस्थित हो जाती है। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया हम लोग पढ़े। और ऊष्माक्षेपी अपक्रिया तो पढ़े। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास पाया गया ग्लूकोज, आपके पास क्या पाया गया? ग्लूकोज आपके शरीर में C6H12O6 हुआ। ठीक है, और हम लेते क्या हैं? हम लेते हैं ऑक्सीजन। हम लेते क्या हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। तो जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, हमारे पास है क्या? ग्लूकोज। हमारे बॉडी में क्या है? ग्लूकोज है। हमारे पास क्या है? ग्लूकोज है। और हम प्रकृति से लेते क्या हैं? ऑक्सीजन। हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो यह क्या करता है? ये सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड देता है, और प्लस में जल देता है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में क्या देता है? ये जल देता है 6H2O, और प्लस में क्या होता है? एनर्जी भी देता है, अर्थात ऊर्जा भी देता है। प्लस में क्या देता है? ऊर्जा देता है। क्या देता है? ऊर्जा। ये जो ऊर्जा मिलती है, देखिए आपके पास क्या था? ग्लूकोज था, आपने ऑक्सीजन बाहर से ढकेला। ठीक है, तो ये ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से अपक्रिया किया, ऑक्सीजन से अपक्रिया करने के बाद ये क्या हुआ? ये जो ग्लूकोज था ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल में क्या हुआ? टूट गया। कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट गया, और इसके साथ साथ ऊर्जा भी दे रहा है। क्या दे रहा है? ऊर्जा भी दे रहा है। और ऊर्जा देने के कारण ही इसको क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी। ये ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का उदाहरण है, संयोजन का नहीं है। ये किसका है? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का उदाहरण है। किसका है? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का उदाहरण है। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का क्या है? ये एक उदाहरण है। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया अर्थात ऊष्मा का क्षेपण, अर्थात बाद में हमको क्या मिल रही है? ऊष्मा मिल रही है, अर्थात ऊर्जा मिल रही है। तो हमारे शरीर में ग्लूकोज, हम ऑक्सीजन बाहर से लेते हैं, और ये दोनों आपस में अपक्रिया करते हैं और क्या बना देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और क्या निकलता है? बाहर निकल जाता है, और हमको जल मिलता है, और जल के साथ साथ क्या मिलता है? एनर्जी मिल जाती है। क्या मिल जाती है? एनर्जी, अर्थात क्या मिल जाती है? ऊर्जा मिल जाती है। तो ये ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का उदाहरण है। संयोजन अपक्रिया, दो या दो से अधिक अभिकर्मक आपस में मिलकर एक ही उत्पाद बनाएंगे, संयोजन अपक्रिया हो जाएगी। और संयोजन अपक्रियाओं में प्रायः क्या पाया जाता है कि ये संयोजन जब करते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, इसलिए इनको ऊष्माक्षेपी अपक्रिया भी कहा जाता है। प्रत्येक संयोजन अपक्रिया ऊष्माक्षेपी अपक्रिया नहीं होती है, चीज ध्यान में रखना। ठीक है, ये केवल एग्जाम्पल के तौर पे लिखवा रहा हूँ। प्रायः लिखा, प्रायः का मतलब कन्फर्म ये नहीं कि होता ही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कभी कभार देखिए कोई चीज़ क्या होता है कि आपको पढ़ाया कुछ और जाता है, पढ़ाया कुछ अलग तरीके से जाता है, पढ़ाया कुछ और जाता है, लेकिन आप लोग समझ कुछ और लेते हो, तब वहाँ फेरबदल में विचारों का फेरबदल हो जाता है और मामला कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। ठीक है, संयोजन अपक्रिया हम लोग पढ़ चुके हैं। अब अगला जो हम लोग पढ़ेंगे वो आगे जो आपकी हेडिंग दिख रही है वो है वियोजन अपक्रिया। क्या है? वियोजन अपक्रिया। अब वियोजन अपक्रिया में हम क्या पढ़ेंगे? वियोजन का मतलब ही होता है टूटना। वियोजन का मतलब ही होता है टूटना। क्या? वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया। वियोजन का मतलब ही होता है टूटना। वियोजन का मतलब ही होता है टूटना, अर्थात जो दो अभिक्रियाएं मतलब क्या हो कि ऐसी अभिक्रिया हो जिसमें कोई एकल, भाई टूटेगा कौन? जब एक होगा तब तो टूटेगा। पहले में से 10 फुट कर है तो कहाँ से टूटेंगे? नहीं टूटेंगे ना। अर्थात जब एक होंगे तब तो टूटेंगे। अर्थात जब एकल अभिकारक, जब एकल का मतलब एक ठो, ठीक है, जब एकल अभिकर्मक टूट कर या फिर अभिक्रिया के फलस्वरूप
अपक्रिया के फलस्वरूप, अपक्रिया के फलस्वरूप दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक उत्पाद बनाए, दो या दो से अधिक उत्पाद बनाए, तो ये किस प्रकार की अपक्रिया हो जाती है? ठीक है, ये किस प्रकार की अपक्रिया हो जाती है? वियोजन अपक्रिया। क्या हो जाती है? वियोजन अपक्रिया। प्रायः ये प्रायः, ठीक है, इनके बारे में एक चीज और लिख लो, ये प्रायः, ये प्रायः, ये प्रायः ऊष्मा शोषी अपक्रिया होती है। कैसी? ऊष्मा शोषी अपक्रिया, ऊष्मा शोषी अपक्रिया होती है। ठीक है, ऊष्मा शोषी क्यों? ऊष्मा शोषी क्या होता है? सबसे पहले हम वियोजन जान लेते हैं, उसके बाद ऊष्मा शोषी जानेंगे। वियोजन का मतलब ही होता है टूटना। जैसे मान लीजिए कि आपके पास दिया हो कैल्शियम कार्बोनेट। क्या दिया हो? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या दिया है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट आपको दिया हो, कैल्शियम कार्बोनेट आपको दिया हो, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम जलाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को या फिर मतलब दहन करें या फिर तोड़ने का प्रयास करें, तो इनको कुछ ऊर्जा दी जाती है। इसके साथ साथ उनको क्या दी जाती है? ऊष्मा भी दी जाती है। क्या दी जाती है? ऊष्मा। देखो पिछले अपक्रिया में आपने क्या देखा था? पिछले अपक्रिया में आपने देखा था कि बाद में ऊष्मा मुक्त होती थी, लेकिन इनमें क्या हो रहा है कि इसको ऊष्मा मिल रही है, ऊष्मा मिल रही है। इसी की वजह से कैल्शियम कार्बोनेट, अंडे का छिलका किसका बना होता है? अंडे का छिलका किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। जब उसको जलाते हैं तो क्या होता है? ठीक है, जलाएंगे तो ये क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट को जाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस में क्या बनाते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। प्लस में क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। देखिए अब जो कैल्शियम ऑक्साइड है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये क्या है? बिना बुझा चूना। ये क्या है? बिना बुझा चूना है। और ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ये आपके पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। अर्थात क्या हो? एकल अभिकर्मक हो, अर्थात एक ही अभिकर्मक हो, अर्थात तीर से पहले एक ही आपके पास पदार्थ हो और उसको थोड़ा सा ऊष्मा दे दिया जाए, थोड़ा सा एनर्जी दे दिया जाए और ये टूट जाए और टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद बना ले, तो क्या हो जाता है? ये वियोजन अपक्रिया। वियोजन का मतलब ही होता है टूटना। कोई एक हो वो टूट जाए, दो बना ले, तीन बना ले, कुछ भी कर ले। इनको तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको ऊष्मा शोषी अपक्रिया, क्योंकि ये ऊष्मा छिपी था, अर्थात ऊष्मा देते थे, और ऊष्मा शोषी मतलब ऊष्मा का शोषण करते हैं, ऊष्मा को लेते हैं कुछ ना कुछ। जब ऊष्मा लेते हैं इसलिए इनको ऊष्मा शोषी अपक्रिया भी कहा जाता है। ऐसे अगर एग्जाम्पल के रूप में और भी हम लोग देखें तो इसमें दिया है फेरस सल्फेट टूट जाता है, FeSO4, FeSO4 अगर टूटता है तो फेरस सल्फेट टूटने के बाद फेरस ऑक्साइड बनाता है Fe2O3 और प्लस में सल्फर ट्राईऑक्साइड, उसके बाद फिर सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, 4 2 8 3 3 6 2 8। ठीक है, क्या क्या बनाते हैं ये ठीक है, फेरिक ऑक्साइड बनाते हैं और उसके साथ साथ सल्फर ट्राईऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ ट्राईऑक्साइड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऑक्सीजन 3 ठो है और 3 ऑक्सीजन के लिए क्या लिखते हैं? केमिस्ट्री की भाषा में ट्राई लिखते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड क्यों कह रहे हैं? दुई ऑक्सीजन को डाई बोला जाता है, इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। ये फेरिक ऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या हो गया? सल्फर ट्राइऑक्साइड। इधर क्या था? फेरस सल्फेट था। क्या था आपका? फेरस सल्फेट। मतलब यहाँ एकल अभिकर्मक है। अभिकर्मक कितना है? एक है। और ये टूटा कितने उत्पादों में? तीन उत्पादों में क्या हो गया? टूट गया। ये क्या है आपके? उत्पाद कितने हैं आपके पास? 3। और आपके पास ये अभिकर्मक कितना है? एक है। अभिकर्मक कितना आपके पास? एक है। अभिकर्मक एक, उत्पाद 3। एक अभिकर्मक जब टूटता है और 3 उत्पाद, दो या दो से अधिक उत्पाद बना लेता है तो क्या अपक्रिया हो जाती है? वो वियोजन अपक्रिया हो जाती है। इसी को विखंडन अपक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं को क्या कहा जाता है? विखंडन अपक्रिया भी कहा जाता है। और इसमें क्या होते हैं कि इनमें ऊष्मा शोषी, इनको कुछ ना कुछ ऊष्मा दिया जाता है ऐसी अपक्रियाओं को पूरा होने के लिए, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? ऊष्मा शोषी अपक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, वियोजन पूरा हुआ, संयोजन पूरा हुआ। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग अगला जो अपक्रिया का प्रकार पढ़ेंगे वो है विस्थापन। वो क्या है? विस्थापन अपक्रिया। क्या है? विस्थापन। विस्थापन शब्द से ही मतलब ये होता है कि अलग कर देना। विस्थापन शब्द का मतलब ही होता है क्या करना? अलग कर देना। ठीक है, अगर हम अलग करेंगे, जैसे मान लीजिए कि विस्थापन अपक्रिया, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? अगला जो प्रकार पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे विस्थापन अपक्रिया का। क्या पढ़ेंगे? विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन
का मतलब क्या होता है? अलग कर देना। क्या होता है? अलग कर देना। जैसे मान लो कि पहुँचे आप लोग कहीं लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है, कल लोग और लाइन में लगे हैं, तो लाइन में लगी हुई है कि लाइन से सबको मिलने वाला है, ये चीज़ मिलेगा, वो चीज़ मिलेगा, जो भी मिलेगा लाइन से मिलेगा। एक बढ़िया भैया ताकतवर जाते हैं, कहते फुट, छोटके को कहते हैं चल भागो, ठीक है, छोटके को भगा देते हैं और अपना जगह ले लेते हैं, ठीक है। अर्थात उन्होंने क्या किया? विस्थापन कर दिया, किसी को उसके स्थान से हटा देना, ठीक है। तो ये विस्थापन अपक्रिया होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें पराया कोई अधिक सक्रिय तत्व, अधिक सक्रिय तत्व किसी कम सक्रिय तत्व या फिर जो कुछ भी हो, तत्व को उसके विलयन से हटा देता है, उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। विलयन से क्या करता है? विस्थापित कर देता है, ठीक है। मतलब इसमें होता क्या है? मतलब इसमें क्या होता है कि कोई ज़्यादा ताकतवर हो, गरीब को क्या करेगा? हटा देगा। मतलब आपके पास अगर एग्जाम्पल के रूप में लिखूं तो आयरन क्या कर रहा है? आयरन को अगर कॉपर सल्फेट के विलयन में डालें, एक्वेरियम है, विलयन के फॉर्म में होगा ये, ठीक है। विलयन जो होता है एक्वेरियम के फॉर्म में, और ये आयरन है, ये क्या है? आयरन सॉलिड स्टेट में ये कैसा पाया जाएगा? एक्वेरियम के फॉर्म में पाया जाएगा। जो भी विलयन पाए जाएंगे वो किस फॉर्म में पाए जाएंगे? AQ के रूप में। AQ लिखा जाता है क्यों? क्योंकि ये एक्वेरियम फॉर्म में पाए जाते हैं। अब ये आयरन है, ये आपके पास कॉपर सल्फेट है, अगर इनकी अब क्रिया करवाएंगे तो ये आयरन क्या करेगा? आयरन कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित कर देगा, कॉपर को हटा देगा, कहा भैया तू भागो, और उसके जगह पे हो जाएगा। अर्थात आयरन खुद का सल्फेट बना लेगा। क्या बना लेगा? आयरन सल्फेट बना लेगा, और कॉपर को क्या करेगा? बेचारे को अनाथ कर देगा। ये क्या है आपके पास? कॉपर। ये क्या है? कॉपर है। और ये क्या है आपका? आयरन सल्फेट। क्या है आपके पास? आयरन सल्फेट। मतलब क्या हुआ कि ये कॉपर सल्फेट का विलयन था, और जब आयरन को इसमें डाला गया, तो आयरन ने क्या किया? कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को हटा दिया और खुद उसका स्थान ले लिया। अर्थात कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा के स्वयं वहां जाके विराजमान हो गया, और ये क्या बना लिया? आयरन सल्फेट बना लिया, और प्लस में क्या बना लिया? कॉपर बना लिया। अर्थात होता क्या है कि विस्थापन अपक्रिया में कोई एक जो सक्रिय धातु होता है, किसी दूसरे जो कम सक्रिय है, जो कम ताकतवर है, उसको उसके विलयन से हटा देता है, और क्या हो जाते हैं, ठीक है। और इस प्रकार की अपक्रिया क्या कहलाती है? विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। विस्थापन अपक्रिया हो गई। विस्थापन अपक्रिया के बाद जो अगली अपक्रिया हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे द्विविस्थापन अपक्रिया, ठीक है। द्विविस्थापन अपक्रिया हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब द्विविस्थापन अपक्रिया हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। एक विस्थापन पढ़ लिया, इसमें कोई एक ही धातु रहता था, या धातु हो या तत्व हो, किसी दूसरे में से उसको अलग कर देता था बस, ठीक है। लेकिन द्विविस्थापन जहां ये एकल विस्थापन एक प्रकार से इसको कह सकते हो, जो अभी आपने अपक्रिया पढ़ी। अब द्विविस्थापन का मतलब कोई दो होंगे आपस में और एक दूसरे को अलग कर देंगे। अब हो गया द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अपक्रिया, ठीक है। द्विविस्थापन का मतलब दो बार विस्थापन होगा। मतलब क्या होगा? द्विविस्थापन, ठीक है। मतलब ये है कि ये क्या करेगा इसमें, जैसे मान लो कि कुछ तो हुआ कि भाई ताकतवर हुए तो कहे कि उनको उनके स्थान से हटा दिए और स्वयं क्या कर लिए? उसका स्थान ले लिए। लेकिन जब ऐसा नहीं होगा, दोनों बराबर के ताकतवर पाए जाएंगे, तो कहेगा चलो कोनो बात नहीं, अगर आप हमारे जगह पे सुटेबल हो तो आप हमारे पे हो जाओ, हम क्या हो जाएंगे? आप वाले पे हो जाएंगे। इस प्रकार से क्या होता है कि ऐसी अपक्रियाओं में तत्व या परमाणु हो या अणु हो, एक दूसरे को
उनके विलयनों से विस्थापित कर देते हैं। क्या करते हैं? विस्थापित, मतलब क्या करते हैं? अलग कर देते हैं और स्वयं उनका स्थान लेते हैं। विस्थापित कर स्वयं उनका स्थान ले लेते हैं। स्वयं उनका क्या करते हैं? स्थान ले लेते, ठीक है। तो क्या हो जाती है? वो विस्थापन अपक्रिया हो जाती है, ठीक है। अब क्या हुआ कि ऐसी अपक्रियाओं में तत्व एक दूसरे को उनके विलयन से विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ले लेते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कि आपके पास है सोडियम क्लोराइड, जैसे मान लीजिए कि सोडियम सल्फेट है, आपके पास क्या है? सोडियम सल्फेट अर्थात Na2SO4 और प्लस में आपके पास है बेरियम क्लोराइड, आपके पास क्या है? बेरियम क्लोराइड, ठीक है। जब इन दोनों का आपस में, ठीक है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का जब हम क्रिया करेंगे तो ये क्या करेगा? सोडियम इनको अलग कर देगा और बेरिलियम क्या करेगा? इनके स्थान पे, अर्थात सोडियम क्या करेगा? बेरिलियम के स्थान पे आ जाएगा, बेरियम के स्थान पे आ जाएगा और बेरियम किसके स्थान पे आ जाएगा? सोडियम के स्थान पे आ जाएगा। बस इतना सा अंतर होगा, अर्थात यहाँ से बेरियम आ गया यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा? बेरियम सल्फेट बनाएगा। क्या बनाएगा? बेरियम सल्फेट बनाएगा। और प्लस में क्या बनाएगा? आपके पास सल्फेट हो गया बेरियम, सोडियम क्लोराइड। यहाँ देखो 2 सोडियम भी है, 2 क्लोरीन भी है, तो ये ऐसे नहीं लिख सकते, Na2Cl2 नहीं लिख सकते। 2 अगर कॉमन हो रहा है तो 2 कॉमन करके आगे लिख दो, ठीक है। तो इस तरीके से लिखा जाएगा 2NaCl। ये क्या बना? सोडियम क्लोराइड। ये क्या बना आपका? बेरियम सल्फेट। ये आपका हो गया बेरियम सल्फेट। ये क्या हो गया? बेरियम सल्फेट, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका? सोडियम क्लोराइड। क्या हो गया आपका? सोडियम क्लोराइड हो गया। यहाँ सोडियम सल्फेट था और बेरियम क्लोराइड था, मतलब ये दोनों क्या किए कि जैसे मान लीजिए कि ये जो सोडियम सल्फेट था और प्लस में बेरियम क्लोराइड जो था, इन्होंने क्या किया? बेरियम क्लोराइड जो था, बेरियम ने सोडियम का स्थान ले लिया और सोडियम ने किसका स्थान ले लिया? बेरियम का। हम इसके पीछे विस्थापन अपक्रिया में क्या देखते थे? कोई एक ही विस्थापित करता था, लेकिन द्विविस्थापन में क्या देख रहे हैं कि एक दूसरे को विस्थापित कर दे रहे हैं। इस प्रकार की अपक्रिया को क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अपक्रिया कहा जाता है, ठीक है। तो और भी एग्जांपल्स आप देख सकते हो या पढ़ सकते हो द्विविस्थापन अपक्रिया के बारे में, ठीक है। और आगे जो अगला जो हमारा टॉपिक है, अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उपचयन और अपचयन, अर्थात इसको ऑक्सीकरण और अपचयन कहा जाता है। तो और 2-3 टॉपिक बचे हुए, इसलिए हम अगली क्लास में इस टॉपिक को पूरा करेंगे, इस चैप्टर को पूरा करेंगे। हमने इस अभ्यास में पढ़ा क्या? इसमें पढ़ा क्या? रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, रासायनिक अपक्रिया के प्रकार क्या कौन कौन से होते हैं, चाहे वो संयोजन अपक्रिया हो, चाहे वियोजन अपक्रिया हो, चाहे विस्थापन अपक्रिया हो, चाहे द्विविस्थापन अपक्रिया हो, सभी के बारे में हमने पढ़ा। और आगे ही हम लोग ऐसे ही संघर्ष करते रहते हैं। और आपको लगता है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपको लगता है कि हाँ ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो और लोगों के पास भेजिए, हो सकता है उनके लिए भी महत्वपूर्ण हो। और अगर अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताइए। कोई प्रकार की समस्या होती है तो भी कमेंट करके बताइए, ठीक है। किसी प्रकार की अच्छाई है तो भी बताइए, कोई चीज़ प्रकार की कमी है तो भी आप कमेंट करके जरूर बताइए। आपके हर एक प्रकार की समस्या का समाधान किया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।